पिछली क्लास में हमने बहुत विस्तार से लोकगीत क्या है और लोकगीत के विभिन्न प्रकारों पे बात की थी और उस पे बहुत एक अच्छी चर्चा भी हमने की थी। आज की क्लास में हम जैसे कि धीरे धीरे लोक साहित्य के विविध रूपों और प्रमुख प्रकारों पे बातचीत कर रहे हैं, तो विषय आपके सामने है। हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं लोक कथा के ऊपर कि लोक कथा क्या है। अंग्रेजी में जिसे हम फोक टेल कहते हैं। फोक टेल अंग्रेजी का शब्द है जिसका हिंदी पर्याय या हिंदी रूपांतरण लोक कथा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। हम लोक कथा के बारे में बात करेंगे, इसकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे और लोक कथा को लेकर विद्वानों की जो राय है, प्रमुख विद्वानों की राय, उस पर भी हम एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे। ठीक है, आप सब जानते हैं कि अपने अनुभव को सुनाना और दूसरों के अनुभव को सुनना ये इंसान की एक बुनियादी प्रवृत्ति रही है, एक प्रमुख स्वभाव रहा है। और आज से ही नहीं, आदिकाल से, जब से धीरे धीरे मनुष्य इस धरती पर आया, उसके भीतर अपने जो भाव थे, विचार थे, उनको दूसरों के साथ साझा करना, दूसरों को सुनाना और दूसरों के भावों के विचारों को सुनना, यह मनुष्य की आदिम प्रवृत्ति का हिस्सा रहा है। ठीक है, और सुनने सुनाने की इसी प्रवृत्ति से कथा का जन्म हुआ। ठीक है, कथा जो शब्द है वह संस्कृत के कथ शब्द से निर्मित है, जिसका अर्थ होता है कहना। क्या अर्थ होता है? कहना। यानी कि कथा से तात्पर्य किसी चरित्र, किसी घटना या किसी समस्या को बहुत मनोरंजक और रोचक ढंग से प्रस्तुत करना। ठीक है, इसलिए रोचकता जो होती है वो कथा का एक बहुत प्रमुख तत्व है, प्रमुख गुण है कि आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, है ना। जब आप कथा सुनते हैं और कथा सुनाते सुनाते बीच में कोई चुप हो जाए तो आप बेचैनी महसूस करते हैं ना कि और सुनाओ और सुनाओ। तो रोचक ढंग से किसी चरित्र, किसी विषय, किसी घटना इत्यादि के बारे में सुनाना, कहना, ये इसी से कथा की जो परंपरा है इसकी शुरुआत बहुत आदिम काल से हुई है। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं लोक कथा की, तो लोक कथा भी जैसे लोक साहित्य के अन्य रूप हैं, लोकगीत, लोक नाटक, लोक कथा भी आदिम मनुष्य के जीवन के साथ परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती चली आ रही है। आप लोक के बारे में बहुत विस्तार से जान चुके हैं। ठीक है, इसलिए लोक कथा को बहुत अगर साधारण शब्दों में, आसान भाषा में समझना समझाना हो तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि किसी खास क्षेत्र विशेष की भाषा में प्रचलित वहां की जो कथाएं होती हैं उसे हम लोक कथा कहते हैं, जिसमें उस लोक संस्कृति या उस समाज विशेष की परंपराएं, मान्यताएं, ठीक है, विश्वास इत्यादि का चित्रण किया जाता है। सीधी सी बात है। जैसे लोकगीतों में होता है, क्षेत्र विशेष है, वहां की अपनी भाषा है, वहां की अपनी परंपराएं हैं, वहां के अपने संस्कार हैं, उन संस्कारों को लोकगीतों में अभिव्यक्त किया जाता है। वैसे ही लोक कहानियों में भी क्षेत्र विशेष की जो परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, मनुष्य के साथ जो संबंध हैं, जो रिश्ते हैं, उन सबको लेकर के कहानियां बनी हुई हैं। इसलिए आप देखते हैं कि लोक कथाओं का संसार बहुत विराट संसार है। वहां आपको देवताओं से संबंधित कहानियां मिलेंगी, परियों से संबंधित कहानियां मिलेंगी, नाग देवताओं से संबंधित कहानियां मिलेंगी, पौराणिक कहानियां मिलेंगी, भूत प्रेत से संबंधित कहानियां मिलेंगी, राक्षसों से संबंधित कहानियां मिलेंगी। यानी कि बहुत विस्तृत कैनवास किसका है? बहुत विस्तृत कैनवास है लोक कथा का। ठीक है, तो लोक कथाएं जो है वो समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए समान रूप से आकर्षण का केंद्र रही है। बच्चों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए भी, ठीक है, जो युवा हैं उनके लिए भी। यानी कि लोक कथाओं का संसार इतना विस्तृत है कि हर वर्ग के लिए कहानियां बनी हुई हैं। छोटे छोटे बच्चों के लिए कहानियां, परियों की कहानियां, पशु पक्षियों की कहानियां, बड़े जो हो जाते हैं तो थोड़ा भूत प्रेत इस तरह की कहानियों में रुचि रखने लगते हैं, थोड़ा डर भी आता है, थोड़ा थ्रिल भी आता है और मजा भी आता है, उस तरह की कहानियां, पौराणिक कहानियां,
ठीक है ना, जो क्षेत्र विशेष का जो इतिहास है उस इतिहास से संबंधित कहानियां। अब आप चंबा का उदाहरण ले लीजिए, तो चंबा में कुंजू चंचलों की प्रेम कहानी बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ की बहुत प्रसिद्ध लोक कथा है, उसके बारे में हम आगे चल के चर्चा करेंगे। यहाँ रानी सुनैना के बलिदान की कहानी है, वो एक ऐतिहासिक ढंग से समाज में चली आ रही एक लोक कथा की परंपरा है। तो हर वर्ग और हर समाज को मनोरंजन भी देती है लोक कथाएं और उनको शिक्षित भी करते हैं, उनके ज्ञान को भी ऊपर उठाती है। और आगे जब हम लोक कथा के विशेषताओं के बारे में बात करेंगे तो हमें पता चलेगा कि लोक कथाएं कैसे लोगों के हृदय में मंगलकारी भावनाएं उत्पन्न करने में कामयाब होती है, क्योंकि लोक कथाओं की जो प्रकृति होती है उसमें एक सुखांत घटना होती है। अंत में सारी विपत्तियों और कठिनाइयों के बावजूद भी जो नायक या जो नायिका या जो मुख्य चरित्र होता है, अंत में वहां दिखाया जाता है कि सत्य की जीत हुई है, ठीक है, बुराई की हार हुई है। तो किस तरह से एक भरोसा पैदा करती है लोक कथाएं मानव मूल्यों में, वास्तविकता में, सच्चाई में, जो ह्यूमन वैल्यूज हैं वो कैसे जीत जाते हैं अंततः, ये भरोसा और ये विश्वास पैदा करती है लोक कथाएं। कितना विराट रूप है लोक कथाओं का है। और अंग्रेजी में इसके लिए क्या शब्द है? फोक टेल। जो फोक टेल है उस फोक टेल का अर्थ बहुत व्यापक है। फोक टेल का अर्थ सिर्फ धर्म गाथा के संबंध में नहीं है, जैसा कि अभी मैंने बताया फोक टेल में पशु पक्षी की कहानियां भी आती हैं, ठीक है, नीति कहानियां भी आती हैं, धर्म की कहानियां भी आती हैं। तो सब कुछ को जब हम मिला देते हैं उससे फिर लोक कथा का निर्माण होता है, ठीक है। आगे बात समझ में, तो हम फिर से समराइज करके निष्कर्ष के तौर पे लोक कथा को परिभाषित करना हो तो हम यह कहेंगे, हालांकि आप स्टैंडर्ड डिक्शनरी ऑफ फोकलोर जो है उसमें कहा गया है कि लोक कथा को परिभाषित करना मुश्किल काम है और उसे ठीक से परिभाषित नहीं किया गया है। मुश्किल काम होता ही है जब कोई बहुत विराट चीज हो, बहुत विराट अंतर वस्तु लिए कोई विषय हो, जैसे कि कविता, तो उसे परिभाषित करना मुश्किल होता है, उसे बांध पाना मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी हम इसको अगर परिभाषित करने की कोशिश करें, यह कह सकते हैं किसी क्षेत्र विशेष में प्रचलित कथाएं जो उस क्षेत्र की भाषा विशेष में पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत के रूप में चलती चली आ रही हैं, जिनमें वहां की लोक मान्यताएं, विश्वास, परंपराएं, मूल्य इत्यादि संग्रहित हो, उसे हम लोक कथा कहते हैं। लोक कथाओं का विषय बहुत विस्तृत होता है। परियों की कथाएं, पशु पक्षियों की कथाएं, धर्म कथाएं, पौराणिक कथाएं, ठीक है, और देवी देवताओं से संबंधित कथाएं, भूत प्रेत की कथाएं इत्यादि नीति से संबंधित विषयों को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है या उससे संबंधित विषय इसमें शामिल होते हैं। आगे बात समझ में स्पष्ट है, ठीक है। अब लोक कथा को लेकर के विद्वानों ने क्या परिभाषा दी, उनके नाम लेकर उनको कोट करूंगा, उस पर थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे और फिर हम लोक कथा की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। लोक कथा की परिभाषा देते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि देखो, ये जो परिभाषाएं मैं बताता हूं ये आपको किताबों में मिल जाएंगी, ठीक है, यहां आप लोग सुन लीजिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा कि उसकी व्याख्या मैं करूंगा। बाकी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन आप चाहेंगे तो किताब में मिल जाएगी, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक कथा की परिभाषा देते हुए कहा कि लोक कथा शब्द मोटे तौर पर लोक प्रचलित उन कथाओं के लिए व्यवहृत होता है जो मौखिक या लिखित परंपरा से क्रमशः एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्राप्त होते हैं। जैसा कि आप लोक साहित्य की मूल प्रकृति के बारे में जानते हैं कि मौखिक परंपरा से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वो कहानियां चलती चली आ रही हैं। हालांकि अब धीरे धीरे इनका लोप होने लगा है। हमने जो दादी और नानी से कहानियां सुनी थी, अब उसके बाद की जो पीढ़ी है, हमारी माँ तक की पीढ़ियों के पास तो कुछ कुछ बच गया है, ठीक है, लेकिन उसके बाद की पीढ़ियों के पास कहानियां नहीं है, उसके बाद की पीढ़ियों के पास परियों की कथाएं नहीं है। इसलिए बच्चों के हाथ में अब
वो उसकी जगह अब डोरेमोन और वो सब कहानियां जो बच्चे मोबाइल और फोन पे देखते हैं और उनका एंटरटेनमेंट होता है। तो दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। ऐसे में हमें चाहिए, हमारा ये दायित्व भी बनता है कि हम अपने परिवार के बच्चों को थोड़ा बिठाएं, उनके साथ कहानियां कहें, उनके साथ कहानियां सुने, क्योंकि इसका एक मनोविज्ञान से रिश्ता है। जब आप किसी परी की कहानी किसी बच्चे को सुनाते हो, या हम छोटे थे जब हम सुनते थे, तो हम अपनी कल्पना में उस परी को देखते थे कि परी कैसे आती होगी, सफेद सफेद कपड़े पहने, पंख हिलाते हुए। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारी कल्पना शक्ति का विकास होता है, हमारा ध्यान केंद्रित होता है, हमारी बुद्धि कुछ इमेजेस बनाने शुरू कर देती है। तो इससे कैसे व्यक्तित्व और हमारे आंतरिक गुणों का विकास होता था, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और इस पे एक अलग ढंग से चर्चा की जा सकती है। तो परंपरा से जो चली आ रही कहानियां हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होती रही हैं। उन्हें लोक कथा कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। स्टैंडर्ड डिक्शनरी ऑफ फोकलोर में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कि लोक कथा की सुनिश्चित परिभाषा देने की कोई कोशिश नहीं की गई है। ऐसा नहीं है कि लोक कथा की कोई सुनिश्चित परिभाषा स्टैंडर्ड डिक्शनरी ऑफ फोकलोर में दी गई हो, लेकिन सामान्यतः ये बताया गया है कि इस शब्द के अंतर्गत, यानी कि लोक कथा के अंतर्गत, है ना, समस्त आख्यानों और उनके विभेदों को स्वीकार किया गया। जो भी आख्यान है, हर तरह के आख्यान, उनके और उनसे जुड़े हुए जो अन्य रूप हैं, उनको स्वीकार किया गया है स्टैंडर्ड डिक्शनरी ऑफ फोकलोर में। ठीक है, लोक कथा की परिभाषा वासुदेव शरण अग्रवाल ने बहुत अच्छी परिभाषा दी है, बहुत रोचक और दिल को छू लेने वाली परिभाषा। पहले परिभाषा सुनिए, फिर उस पर बात करते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल लिखते हैं कि लोकमानस ज्ञान को कहानी के रूप में स्वीकार करता है। कितनी अच्छी पंक्ति है। लोकमानस ज्ञान को कहानी के रूप में स्वीकार करता है। जो कहानी के रूप में सरल नहीं, वह लोकमानस में नहीं पचता। मानव जाति बुद्धि का कितना ही विकास कर ले, वह प्रत्येक नई पीढ़ी में बाल भाव से ही जीवन चक्र आरंभ करते हैं। ठीक है, बाल मन की शिक्षा दीक्षा रुचि विचार का एकमात्र आश्रय कहानी है और उसे वो लोक कहानी कहते हैं। ठीक है, अब इस परिभाषा को थोड़ा मैं आसान करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। वो कहते हैं कि लोकमानस ज्ञान को कहानी के रूप में स्वीकार करता है। जब हम लोक की बात करते हैं तो प्रायः अशिक्षित ग्रामीण सभ्यता के लोग हमारे सामने दिखाई देते हैं, जो चकाचौंध और बाहर सभ्यता के जो विकास की जो दुनिया है, उस दुनिया से दूर है। और जब हम लोक की बात करते हैं तो यह शास्त्रीय ज्ञान से भी दूरी की बात है। यहाँ पे अनुभव ज्ञान पर आधारित सब कुछ है। तो कहते हैं कि अगर आप लोकमानस में जाकर कोई बहुत गंभीर बात करने लगोगे तो लोग उसको पचा नहीं पाएगा, लेकिन उसी गंभीर बात को सरल से सरल कहानी के माध्यम से आप कह दोगे, कहानी के माध्यम से आप बता दोगे, तो लोग उस ज्ञान को पचा लेगा। और यही लोक परंपरा रही है। लोकोक्तियां देखिए, लोकोक्तियों में क्या है, जीवन अनुभवों का निचोड़ ही तो है। जब लोकोक्ति यह कहती है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो इसमें कितना गहरा अनुभव है। इसका शाब्दिक अर्थ यह नहीं है कि चिड़िया आई और खेत चुग के चली गई और आप पछता रहे हैं। इसका अर्थ है कि समय बीत जाने पर पछताने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो वो कह रहे हैं वासुदेव शरण अग्रवाल की परंपरा से जो लोक ज्ञान है वह कहानियों के रूप में लोकमानस को पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होता चला आ रहा है। और कहा कि इसको समझने के लिए, इसका आनंद लेने के लिए बालकों जैसा सुलभ मन चाहिए। जिस निर्दोष हृदय की बात मैंने की, कि इसलिए हम कहते हैं कि गांव के लोग बहुत भोले भाले होते हैं। ठीक है, अब आप देखिए, अज्ञे ने एक कविता लिखी, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं, उत्तर दोगे, कैसे सीखा डसना और विष कहां से पाया। है ना कविता। अब देखिए क्यों कह रहे हैं, ऐसा कहते हुए वो शहरों में जो बढ़ती हुई सभ्यता है उसके ऊपर व्यंग कर रहे हैं कि कितनी चालाकी है वहां, कितनी कुटिलता है। यह कविता गांव के लोगों के लिए तो नहीं है। वो ये नहीं कह रहे हैं, जबकि सांप कहां होते हैं, गांव में होते हैं।
ठीक है, लेकिन वो बात किसकी कर रहे हैं? शहरों की कर रहे हैं। तो इसमें हम ये समझ सकते हैं कि जो निर्दोष हृदय है, जो चालाकी से रहित है, जिसमें प्रेम है, जिसमें सामूहिकता है, गांव में अगर कोई बात हो जाए तो तुरंत 10 लोग खड़े हो जाते हैं एक दूसरे की मदद के लिए। शहरों में देखिए, एक मकान में 3-4 फ्लैट है, किसी का किसी से बमुश्किल परिचय है, कई जगह तो परिचय भी नहीं है। तो ग्रामीण हृदय या जो ग्रामीण जनता है, जो लोक हृदय है या जो लोक मानस है, उसका संबंध उस भोलेपन से है, उस प्रेम से है, उस मानवीय धरातल से है, उस बालक मन की चंचलता, बालक मन की भावुकता से है। उसी की बात वासुदेव शरण अग्रवाल कर रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर सत्येंद्र ने भी लोक कथा की परिभाषा दी और उन्होंने कहा कि कहानी लोक मानस की मूल भावना के रूप को स्थूल प्रतीक से अभिव्यक्त करती है, कि गहरे से गहरे विषय को, गहरी से गहरी बात को स्थूल में, ठीक है ना, स्थूल मतलब सूक्ष्म होता है, जो बहुत क्या छोटा हो, गहरा हो, ठीक है, और स्थूल का मतलब कि उसको प्रकट कर दिया जाए, उसको दिखा दिया जाए, तो वो काम करती है लोक कथाएं। आगे बात समझ में? तो कुल मिलाकर आप विद्वानों की भी राय जब आप समझते तो आपके सामने यही बात आती है कि परंपरा से, मौखिक परंपरा से चली आ रही कथाएं जो क्षेत्र विशेष, समाज विशेष या एक लोक संस्कृति में रहने वाले जो लोग हैं उनका मनोरंजन करती है। किसी जमाने में लोक साहित्य ही मनोरंजन का प्रमुख साधन हुआ करता था। लोकगीत, लोक कथाएं, लोक नाटक, इसी से जीवन समाज का मनोरंजन होता था। तो समाज का मनोरंजन भी करती है, उन्हें शिक्षा भी प्रदान करती हैं, और साथ ही साथ वो अपनी विश्वास को, मान्यताओं को, समाज विशेष के विश्वासों को, मान्यताओं को, परंपराओं को, ठीक है, प्रस्तुत करती हैं बहुत रोचक ढंग में। इन्हें हम लोक कथा कहते हैं। आगे बात समझ में? कथा शब्द ही है क्या? कहना और सुनना। ठीक है, चलिए अब लोक कथा को समझ लेने के बाद, समझ में आ गया आपको? कोई सवाल तो नहीं आपके मन में? तब हम अब अगला है विषय इसी से जुड़ा हुआ, वह है लोक कथा की विशेषताएं। ठीक है, उसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, लोक कथा की जो पहली विशेषता है वह है कि यह मौखिक परंपरा से चली आ रही कथाएं हैं। आप लोक साहित्य में भी ये विशेषता पढ़ते हैं कि पूरा का पूरा लोक साहित्य ही मौखिक साहित्य है। तो लोक कथा की पहली विशेषता है मौखिक परंपरा। अब मौखिक परंपरा में लोक कथाएं जो होती हैं वो गद्यात्मक होती हैं, गद्य शैली में होती हैं, ठीक है, कही जाती हैं। तो गद्य शैली की एक बड़ी विशेषता यह होती है कि चीजें याद हो जाती हैं जल्दी से। अभी मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊं, ठीक है, और अभी मैं आपको 10 लाइन की एक कविता सुनाऊं, तो क्लास से निकलने के बाद, ठीक है, आप में से ज्यादातर लोग कहानी को सुना पाने में सक्षम होंगे, वो याद रह जाएगी। कविता उतनी आसानी से याद नहीं होती है, तो याद हो जाती है कहानियां। तो गद्यात्मक शैली में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये चली आ रही हैं, और मानव जीवन की जो तमाम सारी अनुभूतियां हैं, मानव जीवन के जो तमाम सारे मूल्य हैं, विश्वास हैं, परंपराएं हैं, कल्पनाएं हैं, उन कल्पनाओं को इन लोक कहानियों में प्रस्तुत किया जाता है। अब परी को किसी ने नहीं देखा, लेकिन परी की कल्पना तो है, ठीक है। भूत प्रेत को किसी ने नहीं देखा, लेकिन भूत प्रेत की कल्पना तो है। देवता को किसी ने हमारे समय में नहीं देखा, ठीक है, पुराने समय में हमारे देवी देवता हैं, उनका अपना एक वास्तविक यथार्थ है, मूल्य है, लेकिन हम सब कुछ कल्पना में ही तो देख रहे हैं, कल्पना में ही उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है। तो मानव जीवन के जो सुख हैं, दुख हैं, काम है, क्रोध है, घृणा आदि है, रिश्ते हैं, माता पिता का क्या रिश्ता है बच्चे से, भाई बहन का क्या रिश्ता है, पत्नी पति का क्या रिश्ता है, प्रेमी प्रेमिका का क्या रिश्ता है, तो उन रिश्तों को, उन तमाम सारे संबंधों को, विश्वासों को, मान्यताओं को अलग अलग ढंग से लोक कहानियां समाज में प्रस्तुत करती चली आ रही हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। तो मौखिक परंपरा पर आधारित होना लोक कथा की पहली विशेषता है। आगे बात समझ में? लोक कथा की जो दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता होती है वह है लोक कथाएं उद्देश्य पूर्ण होती हैं। कहानी का भी एक उद्देश्य होता है, जाहिर सी बात है, बिना उद्देश्य की कहानी होती नहीं है, लिखी नहीं जा सकती, ठीक है। तो लोक कथा का उद्देश्य पूर्ण होना इसकी बड़ी विशेषता। अब इससे क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं?
तो लोक कथा का सामान्य सुंदर पहला सुंदर उद्देश्य होता है मनोरंजन करना। ठीक है, सुनकर आपको आनंद आता है, रसानुभूति होती है। और अब तो चलिए समय बदल गया है, दुनिया बदल रही है, मोबाइल फोन, इंटरनेट, टीवी, इतनी सारी चीजें हैं। अब तो हम जेब में ही टेलीविजन और इंटरनेट की एक पूरी दुनिया लेकर के चलते हैं अपने साथ। लेकिन जब ये सारी चीजें नहीं थी तो सोचिए कि लोगों का मनोरंजन कैसे होता होगा। तो समूह में बैठते थे, कोई लोक कलाकार होता था, वो आता था और लोग कहानियां सुनता था और सब लोग सुनते थे। मुझे याद है जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे तो शाम के समय में हम सर्दी के दिनों में ना आग जलाई जाती थी, वहां बैठते थे और कोई ना कोई कहानी सुनते थे। और कहानी सुनते सुनते नींद आने लगती थी और घर के लोग उठाकर ले जाते थे। ठीक है, तो दादी से कहानियां सुनी, दादी से तो कम सुनी, बुआ लोगों से ज्यादा कहानियां सुनी है, तो उनका अपना मोल होता था। तो पहला उद्देश्य मनोरंजन करना। ठीक है, लोक कथाओं का दूसरा उद्देश्य है नैतिक शिक्षा देना। इन कहानियों में कोई न कोई मूल्य छिपा होता था, कोई न कोई संदेश छिपा होता था। संदेश किस तरह के होते थे कि सत्य की जीत होती है, चाहे सत्य को आप कितना भी परेशान कर ले लेकिन पराजित नहीं होता, अंत में जीत नायक की होती है। ठीक है, या अगर आप परोपकार करते हैं, आप भलाई करते हैं, आप दुनिया को प्रेम देते हैं तो आपके साथ भी अच्छा होगा। आपके साथ कुछ बुरा भी हो जाए तो भी परमात्मा या कोई अदृश्य शक्ति आपकी मदद कर देती है और आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो ये इस तरह से आपके भीतर एक भरोसा पैदा होता है। और देखिए साहित्य की कितनी बड़ी खूबसूरती है कि साहित्य पूरी मानवता को, पूरी मानव सभ्यता को एक यकीन देता है, एक भरोसा देता है। दरअसल जिसे आप यथार्थ कहते हैं या वास्तविकता कहते हैं, वह यथार्थ या वह वास्तविकताएं कभी कभी बहुत क्रूर होती हैं, कभी कभी बहुत निर्मम वास्तविकताएं हम सबके जीवन में आ जाती हैं जिसका हमें सामना करना पड़ता है। और ऐसी परिस्थिति में साहित्य चुपके से आता है और हमें एक भरोसा देता है। जब कोई कहता है हमारी पीठ पर हाथ रख के मुश्किल वक्त में कि सब कुछ ठीक हो जाएगा एक दिन, तो दरअसल सब कुछ ठीक हो या ना हो ये हमें नहीं मालूम, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा ये कल्पना, ये कहना मात्र हमें कहीं ना कहीं उस वर्तमान की क्रूर और निर्मम जो वास्तविकता है उससे उभरने में हमारी मदद कर देता है। साहित्य का बहुत रचनात्मक काम है हम सबके मानव जीवन में। मानव जीवन में साहित्य दीपक की तरह है। ये ठीक वैसे ही है जैसे घने काले अंधेरे में दूर की बड़ी शक्तिशाली चीजें आपको नहीं दिखाई देंगी, कोई विशाल पेड़ आपको नहीं दिखाई देगा, कोई विशाल भवन आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन घने काले अंधेरे में दूर से भी एक चिराग जो जल रहा है वह दिख जाएगा। साहित्य हम सबके जीवन में उसी चिराग की तरह है, उस रोशनी की तरह है जो भरोसा पैदा करता है कि अंधियारे को मिटाया जा सकता है, जीवन में फिर से खूबसूरत दिन लौट सकते हैं, अच्छे दिनों की वापसी संभव हो सकती है। तो कितना महत्व है लोक साहित्य का या शिष्ट साहित्य का, जो कहीं ना कहीं मनुष्य को जीने का संबल प्रदान करते हैं और मनुष्य बनने की प्रेरणा देते हैं। जब आप नैतिक शिक्षा जब आपको मिलती है तो नैतिक शिक्षाओं में क्या होता है, वही उपदेश, वही ज्ञान की बातें, परोपकार की बातें, प्रेम की बातें, सत्य की बातें कि कैसे हम बेहतर मनुष्य में अपने आप को बदल सके। तो कितना गहरा रिश्ता है मनुष्य बनाने से लोक साहित्य का, मनुष्य निर्माण में लोक साहित्य का। इसलिए आप यह कह सकते हैं कि जहां ग्रामीण परंपराएं हैं, जहां जहां लोक साहित्य अभी भी बहुत गहराई से जिंदा है, वहां मानवता ज्यादा जिंदा है। तुलनात्मक रूप से यह कहा जाता है, महसूस करने में भी आता है कि गांव के लोगों में अभी भी सहानुभूति, परोपकार, साहचर्य बहुत ज्यादा है। आप भटकते भटकते किसी गांव में चले जाइए, आप अनजान आदमी हैं, लेकिन आप किसी से कहेंगे कि मैं भटकते भटकते इस गांव में आ गया हूं, मुझे भूख लगी है, तो वह व्यक्ति आपके ऊपर संदेह नहीं करेगा, वह आपको भोजन कराएगा, वह आपको सोने के लिए एक जगह भी देगा। लेकिन भटकते भटकते आप किसी शहर में चले जाइए और कल्पना करिए कि वहां कोई आपको बड़े आदर से, अरे अरे आप भटकते भटकते आ गए हैं, आइए बैठिए हमारी हवेली में, चाय पी लीजिए, नाश्ता कर लीजिए और सो जाइए। ऐसा बहुत दुर्लभ है। अपवाद स्वरूप हो जाए तो हो जाए,
लेकिन इसकी कोई संभावना दिखती नहीं है। ठीक है, तो ग्रामीण जीवन किस तरह से अभी भी मानवता से स्पंदित है, ठीक है, मानवता की धड़कनें कैसे अभी भी धड़कती हैं बहुत तेज ग्रामीण परिवेश में, ये एक शानदार बात है। ठीक है, और उसकी अभिव्यक्ति लोक साहित्य में होती है। ठीक है, उसके अलावा और क्या उद्देश्य होता है? धार्मिक आस्था, ठीक है ना, धर्म से संबंधित जो आस्थाएं होती है उनकी रक्षा करना इन कथाओं के माध्यम से। ठीक है, और आदर्श और कल्याण की भावना जगाना। उन कहानियों में जो लोक कथाएं होती है उसमें जो नायक होता है या जो नायिका होती है, जब चरित्र होते हैं, उन चरित्रों में अक्सर यह देखने के लिए आता है कि वह अपने लिए ना सोचकर समाज और बृहत्तर लोगों के लिए सोचते हैं, बड़े जनसमूह के कल्याण की बात वो सोचते हैं। तो आदर्श और कल्याण की भावना भी लोक कथाओं का एक उद्देश्य होता है, जो हमें हमारे भीतर या पढ़ने सुनने और वाले लोगों के भीतर उसकी प्रतिस्थापना करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, इसलिए अंततः लोक कथाएं क्या होती है? सुखांतक हो जाती है। दुख आएगा, परिस्थितियां बहुत खराब आएंगी, लेकिन अंत में लोक कथाएं सुखांतक हो जाती है, ताकि मनुष्य को एक भरोसा पैदा हो सके कि सत्य और वास्तविकता की जीत कहीं ना कहीं आगे भी होती रहेगी। आई समझ में? लोक कथा की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कौतूहल एवं जिज्ञासा। ठीक है, कौतूहल एवं जिज्ञासा, आप समझते हैं कि सुनते हैं आप तो कौतूहल पैदा होता है, आपको मजा आता है, आपको लगता है कि आगे क्या हुआ। जैसे परी आई, ठीक है, तो परी ने आगे क्या किया, वो किससे मिली, क्या हुआ, तो कौतूहल एवं जिज्ञासा पैदा करना, ठीक है, कथा के आगामी हिस्से के प्रति यह लोक कथाओं में बहुत शानदार ढंग से आपको देखने को मिलेगा। और जो कहन शैली होती है, कई बार पंक्ति को दोहरा देना या किसी बात पे रुक जाना कहते कहते, वो उस जिज्ञासा को, उस कौतूहल को और अधिक बढ़ाता है। ठीक है, आप देखते हैं सामान्य जीवन में भी आपका साथी आपसे कहे कि अरे तुमसे ना एक बड़ी जरूरी बात कहनी है, तो आप कहेंगे हाँ हाँ सुनाओ। फिर वो कहेगा कि छोड़ो रहने दो, कल सुनाऊंगा या कल सुनाऊंगी। उसके बाद आपकी क्या स्थिति होती है? ठीक है, आप कई बार यह भी कह देते हैं कि जब कहना ही नहीं था तो बोला ही क्यों, होता है कि नहीं? तो कौतूहल मनुष्य का बहुत गहरा स्वभाव है, और ऐसे में जब कोई आप कहानी सुन रहे हैं, जब कोई आप रोचक बात सुन रहे हैं, उसमें आपको क्या लगता है कि सुना दिया जाए। तो लोक कलाकार जो होते हैं, जो कथाएं सुनाते हैं, वो कई बार पंक्तियों को दोहराते हैं या जब बीच में रुकते हैं तो आपको लगता है कि जल्द सुनाया जाए, जल्द बताया जाए कि आगे क्या हुआ। तो कौतूहल पैदा करना, रोमांच पैदा करना लोक कथा की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, लोक कथा की चौथी महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह लोक कथाएं अश्लीलता से रहित होती हैं। कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा प्रसंग या किसी भी ऐसी घटना का चित्रण लोक कथाओं में नहीं मिलेगा जो मानव समाज या मानव जीवन जिसे सही नहीं मानता है, जिसे वह अश्लील मानता है। इसका यह भी कारण है कि एक साथ बैठकर सब सुनते हैं, घर परिवार के सारे लोग बैठे हैं और कोई कहानी सुन रहे हैं। ऐसे में इस बात का बहुत ध्यान रखा गया लोक कथाओं की परंपरा में कि किस तरह से कहानी बनाई जाए, किस तरह से कहानी कही जाए। इसलिए प्रेम का भी बहुत सहज चित्रण है, उसमें त्याग है, उसमें बलिदान है, उसमें निस्वार्थ प्रेम है। ठीक है, हत्या, लूटमार या इस तरह की घटनाएं वहां पे नहीं मिलेंगी। जिस तरह से आजकल आप वेब सीरीज और फिल्मों में देखते हैं ना, तो कई बार इस तरह की फिल्में या वेब सीरीज भी होती है कि आप परिवार के साथ बैठकर उसे नहीं देख सकते, या आप बहुत असहज परिस्थिति पैदा हो जाएगी कि सब लोग एक साथ उसे देख रहे हैं। इस तरह के दृश्य या इस तरह की घटनाएं वहां पे फिल्माई जाती हैं, दिखाई जाती हैं। लोक साहित्य की खूबसूरती है कि वहां पे इस तरह की चीजें नहीं होती हैं, नहीं दिखाई जाती हैं। ठीक है, इसलिए प्रेम का भी जो स्वरूप लोक कथाओं में आपको मिलेगा वो बहुत उदात्त मिलेगा, त्याग वाला प्रेम मिलेगा, करुणा होगी उसमें प्रेम का विस्तार होगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो अश्लीलता से रहित होती हैं और समाज को अच्छा संदेश देने वाली कहानियां होती हैं। ठीक है, पांचवी बड़ी विशेषता होती है लोक साहित्य की सर्वमंगल कामना। ठीक है, सर्वमंगल कामना। ठीक है, सर्वमंगल कामना से मतलब है कि कहानियों का अंत इस तरह से होता है कि बुराई या जो कुप्रथा है या जो कुवृत्ति है उस पे सत्य
और अच्छाई की जीत होती है, और अंत में नायक नायिका या कहानी का जो पात्र होता है वह एक तरह से सत्य का प्रतीक बन जाता है, ठीक है ना, वास्तविकता का प्रतीक बन जाता है। तो इससे एक सर्वमंगल कल्याणकारी भावना पैदा होती है सबके भीतर कि हमें सत्य की राह पे चलना चाहिए, या जो नायक होता है वह लोगों की रक्षा करता हुआ दिखाया जाएगा, ठीक है। उसमें उसको चोट लग रही है, वह मुश्किलों में आ रहा है, लेकिन फिर भी वह लड़ रहा है, वह भिड़ रहा है, यानी कि वह स्वयं के लिए नहीं औरों के लिए भी क्या कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, ठीक है। तो लोक कथाओं में सर्वमंगल कामनाएं होती है, और इस तरह की कथाओं में आप देखिए कि पशु पक्षियों का भी जिक्र आता है। पशु पक्षी भी हैं, वो भी कैसे सही को सही पहचान लेते हैं और गलत को गलत पहचान लेते हैं, ठीक है। उस तरह के भी प्रसंग आपको मिलेंगे। और होता ही है, जैसे कि हम तो वसुधैव कुटुंबकम की ही बात करते हैं, वो कहते हैं कि अयम निजः परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, कि संपूर्ण विश्व को ही अपना परिवार मानने वाले जो लोग हैं, जिनका हृदय बड़ा है, वह संपूर्ण विश्व को ही अपना परिवार मानते हैं। और यही वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना है कि विश्व ही अपना परिवार है, यह अपना है, वह पराया है, यह मेरा है, यह उसका है। इस तरह की सोच छोटी बुद्धि के लोग रखते हैं, सबको अपना मानना। हम गीत गाते थे ना, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। यही है ज्योत से ज्योत जलाना, ठीक है। राह में आए जो भी दिन दुखी है उनको अपने साथ मिलाते चलो, उनको गले लगाते चलो। यही है सर्वमंगल कामना, जो लोक साहित्य का एक प्रमुख विशेषता है, जो सिखाती है, लोक कथाएं हमें सिखाती है कि कैसे हम सबको प्यार करने की शक्ति अपने भीतर महसूस कर सकें, ठीक है, सबको साथ लेकर चलने की शक्ति अपने भीतर महसूस कर सके। तो सर्वमंगल कामना लोक साहित्य की एक बड़ी विशेषता है। छठी विशेषता है लोक साहित्य की अलौकिक तत्वों का समावेश, ठीक है। अलौकिक तत्वों का समावेश जो अदृश्य है, ठीक है, जिन्हें हम देख नहीं सकते, ठीक है, जिन्हें हम किसी विज्ञान और किसी तर्क की कसौटी पे ठीक से कस नहीं सकते, वो है अलौकिक तत्व। जैसे भूत प्रेत, जादू टोना, ठीक है, इस तरह की चीजें। तो ये सारी घटनाएं, भूत प्रेत, जादू टोना, परी इत्यादि, ये सारे विषय लोक कथाओं के विषय होते हैं। ये सारी चीजें लोक कथाओं में आती हैं। और इसमें आप देखेंगे कि जो अलौकिक चीजें होती हैं, उन अलौकिक चीजों का मानव से कैसे रिश्ता है, ठीक है, या मानव का मानवेतर प्राणियों, जैसे पशु पक्षी हो गया, जंगल हो गया, ठीक है, भूत प्रेत हो गए, ठीक है, इस तरह से कैसे उनका रिश्ता है, यह भी हम लोक कथाओं में देख पाते हैं। तो अलौकिक तत्वों का समावेश भी लोक कथा की एक प्रमुख विशेषता है। लोक कथा की सातवीं महत्वपूर्ण विशेषता है प्रेम का वर्णन, ठीक है। प्रेम कहानियां लोक कथाओं में हर समाज, चाहे वह किसी भी क्षेत्र विशेष का साहित्य हो, लोक साहित्य हो या लोक कथाएं हैं, वहां प्रेम कथाओं का वर्णन आपको मिलेगा, ठीक है। मुख्य विशेषता रही है प्रेम कथाएं। आपके यहाँ भी है कुंजू चंचलों की प्रेम कहानी, ठीक है। कहीं भी चले जाइए तो उस लोक समाज में कोई ना कोई प्रेम कहानी आपको मिलेगी, जिसमें त्याग, बलिदान या मानवीय मूल्यों की रक्षा की बात की गई हो, उत्सर्ग की बात की गई हो, इस तरह की कहानियां मिलेंगी। हो सकता है कहानी एक जैसी ही लगे, ठीक है, घटनाएं और एक जैसी लगे, बस पात्रों के नाम कई बार बदल जाएंगे अलग अलग क्षेत्रों और परिवेश में, लेकिन वो कहानियां मिलती हैं, ठीक है। चूंकि मानव जीवन से संबंधित होने के कारण लोक कथाओं में प्रेम का वर्णन स्वाभाविक ढंग से मिलेगा। इसके साथ साथ जो प्रेम का स्वरूप, जो सामाजिक रिश्ते या पारिवारिक रिश्ते में जो प्रेम है, पारिवारिक रिश्तों में जो प्रेम है, उसका भी रूप दिखने को मिलेगा लोक कथाओं में। पिता का पुत्र के लिए प्रेम, पुत्री के लिए प्रेम, भाई बहन का प्रेम, ठीक है ना, माँ का अपने बच्चों से प्रेम, ठीक है, पति पत्नी का प्रेम, मित्रता का प्रेम, ठीक है, प्रेमी प्रेमिका का प्रेम। तो इस तरह से कई सारे जो मानवीय रिश्ते हैं, उन मानवीय रिश्तों में प्रेम का बहुत सुंदर और एक दिव्य रूप लोक कथाओं में देखने को मिलता है। तो प्रेम का वर्णन भी लोक कथाओं की एक प्रमुख विशेषता है, ठीक है। लोक कथा की आठवीं विशेषता है सरल एवं स्वाभाविक शैली। लोक कथा के प्रस्तुतिकरण की जो शैली होती है वो बहुत सरल और बहुत स्वाभाविक होती है,
सरल और स्वाभाविकता से मतलब है कि जिस तरह की घटना है उसी तरह का वर्णन आपको मिलेगा। ठीक है, एक प्रचार आता है ना, सीधी बात नो बकवास, मिंटॉस खाके, ऐसे ही ना, मिंटॉस खाके सीधी बात नो बकवास। तो वहां उलझने नहीं होती है, सीधे सपाट शब्दों में जो भाषा है, जो लोक भाषा है, उस लोक भाषा में सीधे और सपाट ढंग से वो बात कह दी जाती है। ठीक है, और चूंकि लोक कथाएं अपनी बोली में ही सुनाई जाती है, ठीक है ना, क्षेत्र विशेष की जो बोली होती है उस बोली में सुनाई जाती है, तो ऐसे में छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग किया जाता है, बड़े लंबे लंबे वाक्य नहीं होंगे। ठीक है, छोटे छोटे वाक्य होंगे, सरल सरल वाक्य होंगे जो एकदम से जाके आपके दिल तक पहुंचेंगे। ठीक है, और उत्सुकता बढ़ाने के लिए, रोचकता लाने के लिए वाक्यों को दोहराना या बीच में ठहराव, इस तरह की स्वाभाविकता का प्रयोग लोक कथाओं में देखने को मिलता है। तो सरल और स्वाभाविक शैली का होना भी लोक कथा की एक प्रमुख विशेषता है। और इसकी अंतिम विशेषता के तौर पे हम कह सकते हैं कि स्थानीयता, लोकैलिटी। ठीक है, स्थानीयता से मतलब है कि आप देखेंगे कि लोक साहित्य में कितनी विविधताएं हैं, क्षेत्र विशेष की भाषा है, बोली है, रहन सहन है, उसकी अपनी परंपराएं हैं, उन्हीं परंपराओं में वो लोक साहित्य प्रकट हुआ है। ठीक है, तो ये कथाएं जो होती हैं वो उस क्षेत्र विशेष की भाषा में, बोली में होती हैं और उसी क्षेत्र विशेष से जुड़ी होती हैं, और उसका क्षेत्रीयता का प्रभाव भी वहां पे देखने को मिलता है। ठीक है, अगर आप देखें कि हिमाचल के अलग अलग क्षेत्रों की कहानियां, तो उसकी भाषा है, उसकी परंपरा है, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। किसी अन्य इलाके में चले जाइएगा तो वह प्रभाव आपको मिलेगा, वह भाषा और कहन शैली में भी देखने को आपको मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये 8-9 विशेषताएं लोक कथाओं की हैं, जिसे हमने आज की क्लास में समझने की कोशिश की। ठीक है, और यह भी हमने समझा कि लोक कथा क्या है और लोक कथा के बारे में विद्वानों की क्या राय है और लोक कथा की क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, अगली क्लास में हम 2 विषयों पे बात करेंगे। ठीक है, एक लोक कथा की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत क्या क्या है, ठीक है, इस पे, और दूसरी हम बात करेंगे लोक कथा के प्रमुख रूप कौन कौन से हैं, इस पे हम बातचीत करेंगे। ठीक है बच्चा लोग।